नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार अभियान खत्म। रविवार को 56 सीटों पर मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। वित्त मंत्री ने संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ किया आगाह। G20 की बैठक में मुद्रा अवमूल्यन से बचने की सलाह। विकास के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर। 5 साल में चौथे सूखे ने तोड़ी मराठवाड़ा की कमर। फसलें तबाह, बूंद बूंद के लिए तरसे लोग। ग्राउंड जीरो से राज्यसभा टीवी की रिपोर्ट। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड। विदेश मंत्रालय ने पूछा कि उन्हें रद्द कर दें पासपोर्ट। हफ्ते भर में जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत। 6 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में भारत मलेशिया को 6-1 से हराया। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत। और आइए देखते हैं पहली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार अब थम चुका है और इस चरण की 56 सीटों पर रविवार को वोटिंग होगी। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अब दूसरे दौर के मतदान के लिए तैयार है। इस दौर में राज्य के उत्तर और मध्य हिस्से के 7 जिलों की 56 सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और बीरभूम। इस दौर में कुल 1,21,74,947 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 62,49,713 पुरुष और 58,91,717 महिला वोटर हैं। इस दौर में कुल 383 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 33 महिला उम्मीदवार हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस के 55, कांग्रेस के 23, सीपीएम के 17 और बीजेपी के 53 उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 13,645 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। The Commission has deployed close to 800 companies of Central Police Forces in the election process. We have directed all officials to keep the voters and the stakeholders regularly informed through our media, all kinds of briefings and meeting with political parties of all the action that is being taken by the election machinery so that election is conducted in free and fair manner. इस दौर में कई सीटें सियासी दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला सिलीगुड़ी सीट पर है, जहां से टीएमसी के टिकट पर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया मैदान में हैं। उनके सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य हैं। दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार का तबादला कर दिया है। इसके साथ साथ जिले के 3 पुलिस थानों के प्रभारियों का भी तबादला किया गया है। आयोग ने ये कार्रवाई राजनीतिक पार्टियों की शिकायत के आधार पर की। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और दूसरे दौर का जो चुनाव प्रचार रहा है और वहाँ पर किस तरह के मुद्दे रहे, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से सीधे जुड़ रहे हैं सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुबीर, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो समझना यही चाहूँगी, जो 56 सीटें जहाँ पर मतदान होना है, किस तरह की ये बेल्ट है, उन सीटों पर क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ ये है, जो कांग्रेस और सीपीएम के बीच यानी कि वाम मोर्चा के बीच जो ये समझौता हुआ, ये सिलीगुड़ी से ही शुरू हुआ था। सिलीगुड़ी का जो कॉरपोरेशन है, वहां पर चुनाव के दौरान ये सिलीगुड़ी लाइन का टेस्ट हुआ, यानी कि किस तरह से कांग्रेस और वाम मोर्चा एक साथ आकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक तरफ और दूसरे तरफ भाजपा के खिलाफ संघर्ष में उतर सके। इसका टेस्ट केस जो है ये हो चुका है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन के दौरान। तो ये जो चुनाव है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सिलीगुड़ी लाइन, जिसको आगे बढ़ाकर बंगाल में
वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ जी। है और जिसके चलते एक टक्कर तृणमूल को देने के हालत में ये लोग पहुंचे हैं। यही बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सिलीगुड़ी में ही अगर सिलीगुड़ी लाइन फेल हो जाता है तो फिर तो वो टिकने वाला नहीं। इसलिए ममता बनर्जी का ये कोशिश रहा है कि सिलीगुड़ी लाइन के प्रवक्ता अशोक भट्टाचार्य, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा को आगे बढ़ाया है तृणमूल स्तर से राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये लेकर गया है कि अगर तृणमूल को मतलब बंगाल में दीदी और दिल्ली में मोदी को टक्कर देना है तो कांग्रेस और वाम मोर्चा को एक जगह आना है। तो ये इसका टेस्ट केस जो है वो होगा। इसलिए वहां तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती दिख रही है इस बेल्ट पे, या फिर मुद्दों के लिहाज से कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो कि वाम और कांग्रेस करती देख वाम या कांग्रेस को उठा रहे हो जिसके चलते वो घेरने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कमोबेश बड़े मुद्दों को छोड़कर स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं? नहीं, देखिए उत्तरी बंगाल में तो तृणमूल के लिए बहुत ही संकट में नजर आ रहा है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ये अलायंस जो है ग्राउंड पर काम करते दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अंडरस्टैंडिंग से बहुत पहले ही अशोक भट्टाचार्य जी के इनिशिएटिव के चलते कांग्रेस और वाम मोर्चा के लोग एक साथ काम करते रहे हैं। उनमें यह भी समझौता हो गया था कि कहां कौन किसको खड़ा करेगा। आपसी ये जो समझौता तृणमूल स्तर पर हो गया था, इसलिए हम समझते हैं कि उत्तरी बंगाल में जहां की ये जिन जिलों का आपने जिक्र किया है, बीरभूम को छोड़कर मालदा, दिनाजपुर, ऊपर आपका दार्जिलिंग हो गया, सिलीगुड़ी, ये सब इलाकों में काफी जबरदस्त टक्कर ये लोग देने के लिए तैयार हैं और तृणमूल के लिए बहुत बड़ा समस्या पेश है। और हम ये नहीं समझते कि अशोक भट्टाचार्य जी जैसे वरिष्ठ राजनीतिविद के खिलाफ बाईचुंग भूटिया को खड़ा कर बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बाईचुंग अपने आप में लोकप्रिय हैं, बट बाईचुंग का जो एथनिक बेस है वो सिलीगुड़ी में शामिल नहीं है। सिलीगुड़ी में अशोक दा को सब जानते हैं, अशोक दा बहुत सालों से मिनिस्टर रहे हैं, अभी मेयर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि बाईचुंग भूटिया बहुत जबरदस्त कैंडिडेट है। ये रही सिलीगुड़ी की बात। अब सिलीगुड़ी लाइन को छोड़कर कल ये रविवार के इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि तृणमूल के तरफ से जो जबरदस्ती करने का जो एक आशंका दूसरे दलों ने जताया है, अगर उस तरह का हुआ कि ममता बनर्जी और उनके जैसे लोग हैं, अनुब्रत मंडल जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने खींचा है, थोड़ा पुल अप किया है, तो ऐसे लोग जो कि खुलेआम बोलते हैं कि वो विरोधियों को मारकर फेंक देंगे, काट कर फेंक देंगे, इस तरह का ये बर्ताव कर रहे हैं, तो ये टेस्ट केस है कि इस तरह के लोगों को इस चुनाव के दौरान रोका जा सकता है या नहीं। जी, और सुबीर, अगर इनको रोका नहीं जा सकता इस तो बेल्ट में जो नॉमिनेशन हुए हैं और जो एडीआर की रिपोर्ट है, मैं उस पर जानना चाह रहा था कि वहां पर ये रिपोर्ट ये कहती है एडीआर की कि जो एफिडेविट जारी किए गए या जमा किए गए कैंडिडेट्स की ओर से 18% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। एवरेज अगर बात करूं मैं, जो आमदनी की बात है या फिर उनकी आय की बात है, करीब टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास एवरेज इनकम उनकी दिखाई गई है। यानी कि इस बेल्ट पे माना जाए कि जो बाहुबल है और धन बल है, क्या वो बड़े फैक्टर आपको नजर आए? नहीं, वो बड़े फैक्टर तब बनेगा अगर स्टेट ने कुछ नहीं किया। अगर राष्ट्रीय जो मशीनरी है और चुनाव आयोग है, ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, अगर ये लोग फेलियर होते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे हमको कोई भरोसा नहीं है। ये एक पत्रकार होते हुए मैं कह रहा हूं कि स्टेट मशीनरी का निष्पक्षता ये एक्सपेक्ट करना भी बहुत गलत चीज होगा। बट यहां देखने वाली बात है कि केंद्रीय सरकार, चुनाव आयोग, केंद्रीय जो सुरक्षा बल यहां तैनात हैं, वो ठीक तरह से अपना जिम्मेदारी को पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि स्टेट मशीनरी यहां पूरी उनका एक ही लक्ष्य है, दीदी को पावर में वापस लाना, और इसमें कोई शक नहीं। तो तमाम शिकायतों के बाद क्या इलेक्शन कमीशन ने कुछ बदलाव किया है का पुलिस सुरक्षा बलों के लिहाज से, और इस दौर में एसपी को हटाया, इस दौर में कुछ नई चीजें दिख रही हैं? नहीं, एक ही चीज है कि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो थोड़ा ताकत से वो लोग पेश आए हैं गए 2-3 दिन में, और इसके चलते आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने किस तरह का टिप्पणी किया कि जो भी आप लोग करते रहिए, हम जीत के रहेंगे।
तो इसका मतलब ये है कि उनका जो जीतने का फॉर्मूला है वो बंगाल के लोग जानते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट में है, बट बाहुबल धनबल जिसका आपने जिक्र किया, अब ये जो लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ का संपत्ति एवरेज में, ये लोग 5 साल पहले भिखारी लोग थे, इनके पास कुछ नहीं था, कहीं के नहीं थे। तो अचानक इतना पैसा है। नारद के टेप से ये जाहिर होता है कि किस तरह से इन्होंने पैसा बनाया है। ये ज़ुबैर वक्त की कमी है, लेकिन बट उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा कि इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला एक चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो ये कि विरोधी अगर इस तरह का जो जबरदस्ती का जो रवैया तृणमूल की तरफ से लिया जाएगा, ये जाहिर है लिया जाएगा, इसको रोकने में कितना कामयाब होते हैं, अपने आप में कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कि नहीं होता। आप कह रहे हैं कि पहला जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन के सामने यही है, और सेकंड फेज इस लिहाज से बहुत ही क्रूशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। और अब बात सूखे की। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका 5 साल में चौथे सूखे की मार झेल रहा है। सरकारी दावों के बाद भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। शहरों में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन गांवों की हालत खराब होती जा रही है। राज्यसभा टीवी की टीम ने औरंगाबाद के कुछ गांवों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। सूखे जलाशय, पानी जुटाने की जद्दोजहद और गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं। ये भिंदोन गांव है, जहां लोग सुबह से पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। शहरी इलाकों की तरह यहाँ टैंकर से पानी भी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पानी बोले तो 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। ये 15 दिन के बाद एक टैंकर आता, वही भी कोई भी इधर उधर पुरता नहीं, कुछ नहीं, का कुछ होता नहीं है। नहीं, पानी पीने के लायक नहीं। उसमें दवा डाले तो उसमें बाटल लानी पड़ती, थोड़ी फार डालना पड़ती, फिर वो पानी पीना पड़ता। बाटा पड़ेल रहा था ना, फिर नहीं का वो कांटा डालते, फिर नहीं का हम टैंकर आता था, टैंकर बंद कर दिया, इसलिए हमको पानी नहीं मिलता, इसलिए हम बावड़ी पे जाते। पहाड़ियों के बीच बसे शिवगढ़ गांव की भी यही तस्वीर है। यहाँ रहने वाले लोग बंजारा समुदाय के हैं, जो पशुपालन से गुजर बसर करते हैं। लेकिन पानी का ऐसा संकट है कि ये लोग अपने जानवरों को औने पौने दामों पर बेचकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। सूखा है, इसके वजह से पानी नहीं है, पानी की वजह से जानवरों को चारा नहीं है। हमारे यहाँ खेती जानवरों के पहाड़ी इलाका होने के बाद जानवर के वजह से कोई उत्पन्न नहीं है। इसके वजह से कुछ आदमी गांव छोड़ के शहर में काम धंधे को जा रहे हैं और जानवर मरने को लग गए। सहस्त्रमुनि गांव में पानी 100 फीट से भी नीचे चला गया है। औरतें और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। पीने का पानी का इतना प्रॉब्लम है। 5 साल से सूखा होने के बाद यहाँ कुआं कुछ भी नहीं है। कुआं कितना भी खोदा तो पानी नहीं लगता। पूरा पहाड़ी इलाका है, 100 फीट भी बावड़ी रही तो पानी नहीं लगता। महाराष्ट्र के 44,000 में से करीब 15,000 गांव सूखा पीड़ित हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इलाके मराठवाड़ा के हैं। लातूर, परभणी, बीड़ और औरंगाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वैसे तो सूखा राहत के लिए सरकारें लंबे चौड़े दावे कर रही हैं, लेकिन सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले की हालत बहुत ही नाजुक है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी से लेकर के जानवरों के लिए काफ़ी संकट पैदा हो गया है। केवल नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। और स्थिर करेंगे औरंगाबाद, जहां से हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है कि सरकार सूखे को लेकर गंभीर दिख रही है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की, अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर कहीं कोई कदम दिखता है राहत का?
नहीं कवीन, जहाँ तक ज़मीन की बात है तो ग्रामीण इलाकों में बहुत ही जटिल हालात हैं और जो टैंकर की से आपूर्ति जो की जा रही काफ़ी गाँवों में, लेकिन वो बहुत ही अनियमित है। कई बार कुछ गाँव में ऐसे हमें उदाहरण मिले जिनमें 8-8 दिनों से ज़्यादा जो है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। तो एक तरह से जो लोग पानी पी रहे हैं वो प्रदूषित पानी है, बहुत ही ख़राब पानी है और जो पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल यहाँ बदल गई, दिनचर्या बदल गई लोगों की और खेतीबाड़ी बिल्कुल चौपट हो गई। तो कुल मिलाकर के बहुत ही जटिल और बहुत भयावह हालात है और अगर राहत को देखेंगे तो वो राहत जो है नाकाफ़ी है कवीन। जी, और अरविंद जी शुक्रिया, आपके पास आगे भी लौटेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका वहाँ से अपडेट देने के लिए। अरविंद कुमार सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से औरंगाबाद के हालात हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ भी स्थिति अलग नहीं दिखती। हमीरपुर ज़िला उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सूखे ने अब अकाल का रूप ले लिया है। लोगों की मांग है कि यहाँ पर भी अब ट्रेन से पानी की सप्लाई की जाए। हमीरपुर जिले के कापसगांव में हालात इतने बदतर हैं कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। जिले में 3 दर्जन से ज्यादा गांव का कापस जैसा ही हाल है। यहाँ लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जिनके पास साधन है वो मीलों दूर जाकर पानी भर कर लाते हैं और परिवार की प्यास बुझाते हैं। ऐसे में जब पीने के लिए ही पानी न हो तो नहाने की कौन सोचे। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे हमारे एक हफ्ता नहाते नहीं हैं, औरतें नहाती नहीं है, बैल भैंस बकरियां मर रही प्यास के वजह से। जिले में इस समस्या से निजात पाने के लिए हैंडपंप लगाए गए और टंकियां भी बनाई गई, लेकिन हैंडपंप खराब हैं तो टंकियां प्यास बुझाने में अक्षम हैं। टैंकर भी आते हैं लेकिन वो जरूरत पूरी नहीं कर पाते। लोगों की मांग है कि लातूर की तरह ही यहाँ ट्रेनों से पानी की आपूर्ति की जाए। आज यहाँ महाराष्ट्र की तरह जिस तरीके से लातूर में ट्रेन भिजवाई गई है, बुंदेलखंड में भी उसी तरीके की कोई सुविधा की जाएगी, वरना आगे आने वाले महीने में यहाँ इतनी किल्लत होगी पानी की कि लोग प्यासों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि वो समस्या से निपटने में लगा हुआ है। इसमें 2-3 तरह के काम हैं। पहला तो ये है कि जो हैंडपंप खराब हो गए हैं उनको ग्राम पंचायतें ठीक करा सकती हैं अपने पैसे से। अगर कोई बड़ी खराबी है, रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए जल निगम को धनराशि सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है, वहाँ हैंडपंप रिपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा पानी की सप्लाई में ओवरहेड टैंक बना करके की जाएगी। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 1304 करोड़ रुपए का सूखा पैकेज दिया है। ये रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को करीब 868 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हंदवाड़ा फायरिंग के चलते लगातार तीसरे दिन भी कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुपवाड़ा में प्रदर्शन कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। कश्मीर बंद को देखते हुए श्रीनगर समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लगी हुई है। उधर हंदवाड़ा जाने की कोशिश कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी सोपोर में ही रोक दिया गया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की आलोचना की है। जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में वो भाजपा पीडीपी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। हम राज्यपाल से ये मांग करना चाहते हैं कि सारी परिस्थिति के ऊपर एक बहुत ही पैनी निगाह बना के रखने की जरूरत है। राज्यसभा में जेडीयू सांसद अनिल साहनी ने एलटीसी फर्जीवाड़े में उनका नाम आने पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। इससे पहले राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मामले में साहनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी दी थी। अनिल साहनी राज्यसभा में सांसद हैं, उन पर हवाई यात्रा के फर्जी बिलों के भुगतान कराने के आरोप हैं। 1/3/2013 को जो राज्यसभा सचिवालय जहां से एलटीसी का पैसा जाता है खाता में, उसके मैंने लिख के दिया कि यहाँ पर फर्जी बाड़ा हो रहा है, फर्जी टिकट आ रहा है और मेरे नाम पर भी 2 बार फर्जी हो चुका है। देखिए, सब राजनीति से प्रेरित है। जो राजनीति से द्वेष रखने वाले लोग हैं उसको सबके सामने सीबीआई को उसका जांच करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय की चिट्ठी के बाद विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या को पासपोर्ट को 4 हफ्तों के लिए निलंबित किया है। मंत्रालय ने माल्या से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है कि क्यों उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। बुधवार को ईडी ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की थी।
माल्या पर 900 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। और इवन के दूसरे चरण में ज्यादा सख्ती दिख रही है। पहले दिन ही सैकड़ों चालान काटे गए। सरकार ने इस बार उल्लंघन करने वालों को दूसरा मौका न देने का फैसला किया है। पहले दिन ज्यादा समस्या नहीं दिखी, लेकिन बाहर से आने वाली कारों को खास परेशानी जरूर हुई। ऑड इवन नियम का पालन नहीं करने वालों पर इस बार ट्रैफिक पुलिस ज्यादा सख्त है। पहले दिन दोपहर 1 बजे तक 511 लोगों का चालान काटा गया। सबसे ज्यादा चालान दक्षिण दिल्ली में कटे। ट्रैफिक पुलिस ने उन 200 जगहों की पहचान की है जहां लोग इस नियम को मानने से कतराते हैं। यहां 2000 अधिकारियों को तैनात किया गया है। जानकारी आज सुबह मिली हमें टीवी में। हम जहां होटल में रुके वहां पर टीवी पे आज आ रहा था कुछ 15 अप्रैल है, तो आज कुछ छुट्टी का भी दिन है ना। हाँ, लेकिन हमें तो यार जाना है, कहाँ जाएंगे? मतलब पूरे दिल्ली में कहीं नहीं निकल सकते, ऐसा है? क्या होता है हमें कुछ थोड़ा पता है यार। Inconvenience, but we can always use the public transport to a large extent. Metro is fine, so metro covers most of the requirement. Even if it is not a last mile connectivity, could be a little bit of a problem, but still I welcome that. ऑड इवन को सफल बनाने के लिए 5000 स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। ये लोग हर चौराहे पर प्रदूषण मुक्त दिल्ली का संदेश दे रहे हैं। इस बार मुख्य तौर पर जो चैलेंज है वो ये है कि मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम है। लोगों को चौराहों पर सिविल डिफेंस को ड्यूटी करने का चैलेंज है। स्कूल सारे खुले हुए हैं, बच्चों का चैलेंज है। बट हमें भरोसा है दिल्ली वालों पर, सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कारपूल करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। हालांकि असली परीक्षा सोमवार को होगी, जब 4 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस और स्कूल एक साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे हर महीने लागू करने का संकेत दिया है। जहां ऑड इवन दिल्ली में फिर से लागू हो गया है, वहीं जनता के पास जिम्मेदारी है इसको फिर से सफल बनाने की, तो सरकार के पास जिम्मेदारी है इसकी नई परिस्थितियों और नई चुनौतियों से निपटने की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। मणिपुर के इम्फाल में शहीद हुए मेजर अमित देसवाल का झज्जर जिले के सुरहती गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके आखिरी दर्शन के लिए गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया था, जहां थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर देसवाल को इम्फाल में भी पूरे सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई, जहां पर मुख्यमंत्री वी सिंह भी मौजूद थे। शहीद मेजर देसवाल बुधवार को इम्फाल में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दुनिया भर के देशों को संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ आगाह किया है। वाशिंगटन में G20 की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारों के मुद्रा के अवमूल्यन से उन्हें बचना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए नई नीतियां बनानी चाहिए और इसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। वित्त मंत्री ने वित्तीय नीति का फिर से मूल्यांकन करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मांग न बढ़ने और वित्तीय बाजार में मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने में और वक्त लग सकता है। भारत से वार्ता के लिए इनकार के बाद पाकिस्तान ने फिर से अपना बयान बदल दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो वार्ता के लिए तैयार है और इसका खाका तय हो रहा है। भारत से शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान का रुख बार बार बदल रहा है। वार्ता स्थगित होने के सार्वजनिक ऐलान के बाद वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दरवाजे अब भी खुले हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि हमें आगे देखने की जरूरत है, न कि विकल्पों को बंद करने की। दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में हैं। वार्ता का खाका तय होने के बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत होगी। India and Pakistan should engage themselves in a meaningful dialogue and try to sort out all the problems bilaterally and no other alternative. Only dialogue is the alternative. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लड़ाई है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बातचीत का जरिया और बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। और हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा जो है उसे मजबूत करना चाहिए। दोनों देशों ने पिछले साल दिसंबर में शांति वार्ता फिर शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात टाल दी गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने पाकिस्तान को सबूत भी भेजे और वहां के जांच दल ने यहां का दौरा भी किया। भारत का मानना यह है कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं चलेगा
ये हमारी कंडीशंस हैं। भारत राजी है बातचीत करने के लिए, लेकिन ये उनके यहाँ जो विरोधाभास है ये लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए उम्मीद लगती है कि बातचीत मुश्किल दौर से गुजरेगी। उधर भारत ने पठानकोट हमले के सरगना मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने पर चीन के वीटो की फिर निंदा की है। गुरुवार को सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि वीटो करने की वजह कभी नहीं बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारतीय हॉकी टीम के लिए आज का मुकाबला करोया मरो का था, जिसमें भारत ने मलेशिया को 6-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से तलविंदर सिंह ने मैच के 91 मिनट में भारत की तरफ से 6 गोल किया और उसके साथ ही भारत 6 साल बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में अब खेलेगा। शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। मुरथल दुष्कर्म मामले में चश्मदीद गवाह बॉबी जोशी को फोन पर धमकियां मिली हैं। बॉबी ने दावा किया था कि उसने जाट आंदोलन के दौरान हुई लूटपाट के बीच महिलाओं को जबरदस्ती खेत की तरफ ले जाते हुए देखा था। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गुरुवार को जेएनयू पर से जाने वाली बस में एक लावारिस बैग मिला, इसमें एक देसी पिस्तौल और कन्हैया के लिए धमकी भरा खत था। दिल्ली सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद की बिक्री और स्टोरेज पर रोक के लिए पिछले साल जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार फिर से जारी किया है। बीते साल तंबाकू कंपनियां सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी, जिसके बाद इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। दिल्ली में दूसरी बार शुरू हुए ऑड इवन के बीच टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियन ने सोमवार को हड़ताल की धमकी दी है। यूनियन के लोग मोबाइल ऐप आधारित कैब सेवा का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इन ऐप आधारित कंपनियों पर लगाम लगाए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत देश के सभी पूर्वी तटों पर 45 दिनों के लिए मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस समय समुद्री प्रजातियों के प्रजनन का समय माना जाता है और समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए ये फैसला लिया गया। शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और इसीलिए इस शुभ दिन को रामनवमी के तौर पर मनाया जाता है। नेपाल में पहली महिला राष्ट्रपति और स्पीकर के बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। शुक्रवार को न्यायाधीश सुशीला कार्क ने अपना पदभार ग्रहण किया। सुशीला पूर्व चीफ जस्टिस कल्याण श्रेष्ठ के बाद नेपाली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम जज थी। जापान में गुरुवार रात आए 6.5 तीव्रता के भूकंप से 9 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हैं। भूकंप की वजह कुमामोतो शहर से 15 किलोमीटर उत्तर पर स्थित माशिकी शहर, जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सभी कुख्यात आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इनमें हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर तैयबा भी शामिल हैं। 2009 में CIA के कैंप पर हुए हमले के बाद जांच में ISI और हक्कानी नेटवर्क के बीच संबंधों की बात सामने आई थी। बेल्जियम के परिवहन मंत्री जैकलिन गैलेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप है, जिसमें एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए थे।